तो कहते नहीं, आप हिमाचली भजन कौन सुनेगा, हिमाचली भजन को कोई नहीं सुनता, आपको हमने फोक सिंगर को किया है। मैं अड़ गया। मैं कहा जी फिर ऐसा करो, फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट करो आप कैंसिल। द हिमाचली पॉडकास्ट। जब मैंने ये फोक गाने शुरू किया, लोक संगीत गाने शुरू किया एज प्रोफेशनली, लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो वो ये बात पहुंचते पहुंचते टी सीरीज तक पहुंच गई। तो टी सीरीज से मुझे एक मैसेज आया कि भाई हम आपको एज फोक सिंगर अपने साथ साइन करना चाहते हैं जी। मीटिंग वगैरह हुई, उन्होंने बुलाया मेरे को, तो मैं गया। फिर उनके उस टाइम देखते थे दर्शन कुमार जी, वो यहाँ हिमाचल आए, वो धर्मशाला में आके उन्होंने वो एग्रीमेंट वगैरह साइन किया। गुलशन कुमार जी के भाई? हाँ, गुलशन कुमार के भाई। तो उससे मैं अपने आप को बड़ा मतलब जैसे आदमी खुश होता है, मैं तो बस टी सीरीज का सिंगर हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया। अभी उसको 15-20 दिन, महीना भी नहीं हुआ था, हमारे ना कांगड़ा प्रवास होता है, जैसे सरकार बनती है तो वो कांगड़ा प्रवास चलता है। और क्योंकि उस दौरान मेरी डिमांड बड़ी थी, जगह जगह से मंत्री, एमएलए, प्रधान, सब जगह से डिमांड होती थी और जाना पड़ता था। मेरी ये आदत रही कि अगर मेरा थोड़ा सा गले में भारीपन या खराश है तो मैंने कभी मतलब मना नहीं किया कि नहीं, या मैं थका भी हूँ तो मैं ये नहीं बोलता था कि नहीं जी मैं नहीं गा सकता। उसमें क्या हुआ, जब पूरा दिन में जैसे कांगड़ा प्रवास शुरू हुआ तो हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में उस टाइम मैं जॉब करता था, कोई भी वीआईपी मूवमेंट जब होती थी, वीआईपी आने से पहले, तो हम लोगों को एंटरटेन भी करना पड़ता था। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे जो प्रोग्राम होते थे गीत संगीत के, वो भी लोगों को दिखाने पड़ते थे। तो कई बार वीआईपी 2-2, 3-3 घंटे लेट होते तो लोगों को एंटरटेन करना पड़ता, उनको बिठाए रखना पड़ता था। तो ये कंटिन्यूसली चलता था, दिन की 3-3, 4-4 मीटिंग्स होती थी। तो उसमें जैसे वीआईपी आए, सीएम आए, तो हम फटक से अगली मीटिंग के लिए चले जाते थे, अगली ऑडियंस को बांधते थे। जैसे वहाँ पे पहुँचे फिर अगली ऑडियंस के पास चले गए। अच्छा। उस दौरान ना मेरे फिर गले में खराश आ गई। अभी वो सिर मुड़ाते ओढ़े पड़ने वाला हिसाब किताब हो गया, क्योंकि टी सीरीज ने वो डेट रख दी थी कि फलां डेट को आप रिकॉर्ड करोगे नोएडा में। तो मैंने कहा यार ये तो अब बड़ा मुश्किल है। फिर वो मेरे को फ़ोन करे तो मैं उनको बोलूँगा जी अभी मेरे गले में खराश है तो थोड़ा रुक के करते हैं। ऐसे होते होते 5-6 महीने हो गए। कुछ लोग कहते हैं जी आपका गला बांध दिया, कुछ कहते हैं जी आपको कुछ खिला दिया। तो कई चक्रों में पड़ गया मैं उस टाइम। यहाँ अपने जो लोकल डॉक्टर्स थे उनको भी दिखाया, कोई होम्योपैथी की दवाइयाँ, कोई आयुर्वेदिक की दवाइयाँ, कोई पता नहीं क्या क्या किया। और उस टाइम फिर मैं बिल्कुल बड़ा डिमोरलाइज हो गया। तो बीच में जो लोकल कंपनीज थे वो कहते कि नहीं आप गाओ, जैसा भी है आप गा दो। और उस टाइम स्थितियाँ ऐसी थी, मैं जो भी गाता था वो चल पड़ता था। जब वो बड़ा मतलब मैं बिल्कुल एकदम फेडअप हो गया, तो हमारे रिलेटिव है वहाँ दिल्ली में, मेरी बुआ की लड़की, उसकी लड़की वहाँ एमआर थी। तो वो आई बोलती मेरे को, बोलती मामू आप वहाँ दिल्ली आओ, दिल्ली चेक करवाओ। वो मैंने कहा यार यहाँ इतने दुनिया भर के डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वो फेल हो गए। वो किसी, मेरे एक्चुअली एक गले में टॉन्सिल था। तो यहाँ के डॉक्टर ये बोलते थे कि भाई आपके ना टॉन्सिल की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है और आपके वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हो जाती है, इस वजह से आपका गला भारी हो जाता है। तो मैं उसकी एंटीबायोटिक वगैरह वो खाता रहता था। वो बोलते नहीं चलो जो भी है एक बार आओ आप। तो उसका बड़ा जोर डाल के फिर मैं दिल्ली गया। तो वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में मैं गया, मेरी वहाँ उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह ले ली। 35वां नंबर था, मुझे आज भी याद है। तो वो एक छोटा सा कैबिन जैसा था। तो जब वो डॉक्टर साहब वहाँ से निकले तो वो आके वो खुद आवाज़ दे रहे थे पेशेंट को कि भाई आप इतने नंबर, टोकन नंबर इतना, टोकन नंबर इतना। जब मेरी टर्न आई तो मैं अंदर जैसे ही मैं गया तो मैं आगे पीछे, मैं डॉक्टर तो यहाँ कोई बैठा नहीं है। तो वो जो बड़े सिंपल जैसे वो डॉक्टर ना, हमारे जैसे इमेजिनेशन होते हैं ना, हमारे हिमाचल में तो डॉक्टर्स बड़े थोड़ा वो रहते हैं। मैं कोई वैसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उस टाइम जो उनके साथ जो मेरी उस टाइम कल्पना थी, इमेजिनेशन थी, तो वैसे एक बेंच जैसा था, वो मेरे को वहाँ पे बिठाया। उन्होंने कहते जी वो लगाया कुछ जीप पे रखा कुछ। तो वो कहते कि भैया इसमें आ बोलो, ई बोलो भाई। तो मैं ई आ कहाँ निकले, वो तो आ ही निकले। फिर उन्होंने वो रिकॉर्ड जो पिछला मैं लेके गया था वो देखा। कहते जी क्या बोलते हैं? मैं कहा जी वो टॉन्सिल की वजह से इन्फेक्शन होती है, कुछ ऐसा ही कहते हैं डॉक्टर, बाकी तो पता नहीं। बोले वैसा है ना, आपका जो वोकल कॉर्ड है आपने कहीं ओवर एंड एक्सेस गाया है और आपका गला इनकार करता रहा, लेकिन आप माने नहीं, और इस करके आपके वोकल कॉर्ड में क्लॉट आ गया है। जब तक ये क्लॉट रिमूव नहीं होगा इसको दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। ओह। अब जैसे उसने बोला तो मेरे को एकदम छड़ाका पड़ता है ना एकदम से। मैं कही तो
मैं कहा, फिर मैं उनको सीधा बोला, मैं कहा सर मेरा तो कैरियर शुरू भी नहीं हुआ, प्रोफेशन है। कहते इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक सर्जरी है वो करनी पड़ेगी, इस एक क्या हम डबल ही कर देंगे, तो ये टॉन्सिल की जो बात कर रहे हैं टॉन्सिल भी रिमूव कर देंगे और इसके अंदर की सर्जरी वो भी करनी पड़ेगी। तो मैं कहा जी फिर मैं कब तक नहीं गा पाऊंगा। कहते वैसे तो 6 महीने तक आप नहीं गा पाओगे, लेकिन 2-3 महीने के बाद आप अगर चाहो तो गा भी सकते हैं। ऑपरेशन करवाने के बाद ना बड़ी इरिटेशन हुई, क्योंकि वो बोलने को मुझे मना किया कि आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे 1 महीना, मतलब तो जो बंदा बोलने वाला होता है और वो उसको ना कोई अपनी कोई कुछ दूसरे को कन्वे करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अभी 8-10 दिन हुए थे तो घर में तो पंगा शुरू हो गया। मैं घरवाली को अगर मैं कुछ बोलूं कि हाँ मेरे को कुछ चाहिए तो वो भी वैसे इशारे करे, तो जैसे होता ना कि मैं उसको कुछ बोलूं तो फिर वो मुंह से ना बोले, वो भी इशारा करे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगे वाली काम है। मतलब 10-12 दिन के बाद ना फिर मेरे को बोलना पड़ा। मैं कहा मैंने तो ऑपरेशन कराया, तूने तो नहीं कराया। और सर लिख के बता देते। अब मेरे नहीं बोलने से वो भी भाई भी इरिटेट होती थी। फिर उसके बाद मैंने 1 महीने के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। तो ऑफिस में भी मेरे बड़े शुभ चिंतक थे, उनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए कि जी मैं मतलब अभी 2-3 महीने तो मिनिमम मैं नहीं गा सकता। तो हमारी टूरिंग ज़्यादा होती थी, तो हमारे एक बॉस थे कि नहीं टूर तो 2-5-7 दिन 10 दिन तो महीना तो उन्होंने बिठाया। उसके बाद ऑर्डर कर दिया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। अब मैं वहाँ जाके फिर 2-3 दिन का टूर था, जब वापस आया तो उन्होंने फिर चिट्ठी निकाल दी कि आप बताएं आप टूर पे गए थे, आपने क्या क्या किया। तो मैं क्या करता हूँ वहाँ, शुभ चिंतक है। तो आज भी मैं उनको बहुत याद करता हूँ और उनका शुक्रिया भी करता हूँ कि आपने मुझे इतना मजबूत बनाया। ठीक 3 महीने के बाद ना मतलब फोर्सफुली मेरे को ये बोला गया कि भाई आप गाओ। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना फिर मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैं कहा जी ऐसे ऐसे है तो मुझे क्या करना। कहते आप पहले तो अपनी स्पीच थेरेपी करो। तो उन्होंने ओम का उच्चारण बताया कि जितना लंबा आप ओम का उच्चारण कर सकते हो, अच्छा लंबा जितना आप श्वास भर के जितना आप खींच सकते हैं। चलो टूटार पे थोड़ा थोड़ा गाना शुरू कर दिया, मतलब धीरे धीरे आवाज़ खुलने लग पड़ी। तो फिर दोबारा TCC का वो आ गया कि जी आप दिल्ली आओ, वहाँ नोएडा आओ। मैं चला गया कि जी ऐसा है आपको हमने एज फोक सिंगर किया है, तो आप अपना इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो और अपने आप गाओ। मैंने कहा जी ऐसा है ना, गायन क्षेत्र में मेरी एक किस्म की सेकंड लाइफ है, तो मैं शुरू करूँगा भजनों से, अगर आपको मंजूर है। तो कहते नहीं आप हिमाचली भजन कौन सुनेगा, हिमाचली भजन को कोई नहीं सुनता, आपको हमने फोक सिंगर को किया है। मैं अटक गया। मैं कहा जी फिर ऐसा करो, फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट करो आप कैंसिल। अगर आप नहीं चाहते, आप अपनी जिद पे अड़े, मैं गारंटी मैं ले रहा हूँ, अगर नहीं चलेंगे तो ठीक है, आप मेरे को उसकी जो भी आप पेमेंट करेंगे मत करना, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। फिर वो मान गया, अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने जिद रखी, मैंने कहा जी मैं कम से कम मिनिमम 2 कैसेट मैं भजनों की गाऊंगा। अच्छा, एक थे चेतावनी भजन निंद्रे पारा पारा चली जाए, और दूसरा था फुल्लां दी बरखा लाई बाबे ने, लाई बाबे ने, है ना। और तीसरा था कैसा लगा गोरी पहाड़े दा वसना। तीनों मतलब 2 तो मैंने वो गाए। वो कहते नहीं आपको फिर आप लोकगीत का भी करो। तो तीसरा फिर वो कैसेट थी कैसा लगा गोरी पहाड़े दा वसना। तीनों सुपर डुपर हिट, तीनों की तीनों। मतलब अब हिमाचली संगीत में तो मुझे केवल मात्र वो हिमाचल के ही लोग जानते थे। और जब ये निंद्रे पारे पारे चली जाए, तो ये तो जहाँ नॉर्थ इंडिया में जहाँ थोड़ा बहुत हिंदी भाषी लोग जितने भी थे वो सारे ही मतलब उसको, हरियाणा पंजाब इस तरफ बहुत चला, दिल्ली में बहुत। हाँ। जी। और उसके बाद फिर जब बाबा जी की कैसेट आई, फिर तो बाबा जी की तो प्रचंड कृपा जैसे बरसती है ना वैसे बरसी, सच में, इसमें कोई शक नहीं। The Himachali Podcast.